नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारा मरुस्थल का भाग फर्स्ट आ चुका था और उसे हमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ा भी है। और टेलीग्राम पर आपको हस्तलिखित नोट्सों की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करोगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ उपलब्ध हो सके। तो मरुस्थल का आज हम सेकंड भाग चालू करने जा रहे हैं। तो सेकंड भाग है मरुस्थल का सेकंड पार्ट, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में। ठीक है दोस्तों, तो अर्धशुष्क मरुस्थल है वो 4 भागों में है। तो उसमें पहला है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। दूसरा है शेखावाटी बेसिन। तीसरा है नागौर उच्च भूमि। और चौथा है लूनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, इनका क्रम याद रखना है। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है। पहले पर घग्गर आता है, दूसरा पर शेखावटी, तीसरा पर नागौर उच्च भूमि, चौथा पर लूनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि हाँ, कहाँ है क्या नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं मरुस्थल के अर्धशुष्क भाग के फर्स्ट पार्ट पे। और तो फर्स्ट पार्ट है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, तो दोस्तों याद रखना है, घग्गर बेसिन है वो मरुस्थल की उत्तरी सीमा बनाता है। जैसे हमने मरुस्थल पढ़ाई है, तो मरुस्थल की ये घग्गर बेसिन यहाँ पर है। तो घग्गर बेसिन मरुस्थल की उत्तरी सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, घग्गर बेसिन का अगर हम विस्तार देखिए तो मुख्यतः है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाठ, सीधे प्रश्न पूछते हैं कि पाठ क्या है। पाठ क्या है? पाठ है वो घग्गर नदी बेसिन का मैदान है। और इसे पाठ कहाँ पर कहते हैं? वो कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में घग्गर नदी का जो अपवाह है क्षेत्र है या मैदान है, उसे पाठ कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार नाली, तो नाली हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मैदान को विशेष कर केवल हनुमानगढ़ की बात करें तो वहां पर नाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर है हकरा। इसी प्रकार नाली भेड़। नाली भेड़ पूछ ले कि नाली भेड़ कहाँ है, तो नाली भेड़ भी क्या कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। फिर देखते हैं हकरा। तो घग्गर नदी है जो अगर बाढ़ की स्थिति में रहती है तो घग्गर नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ? फोर्ट अब्बास तक। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी का जो मैदान है उसे क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें तो घग्गर बेसिन है वो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक नहरें गंगानगर हनुमानगढ़ की ओर से ही आती है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हो गया घग्गर बेसिन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इस योग आगे देखते हैं। घग्गर बेसिन में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का क्या नाम है? रेविलिना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछा गया है कि रेविलिना मृदा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती है। अब गंगानगर को क्या कहते हैं? गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। अन्न का कटोरा या धान का कटोरा, याद रखना है इसे। फिर देखते हैं दोस्तों, आए क्या कि राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित प्रदेश है गंगानगर है। तो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित गंगानगर। तो अब देखते हैं कि सेम की अगर सर्वाधिक सिंचाई होगी, अधिक सिंचाई होगी तो सेम की समस्या भी होगी। तो सेम की समस्या, सर्वाधिक सेम की समस्या व जलाधिक्य की समस्या भी कहाँ है? इसी क्षेत्र में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो सेम की समस्या के लिए सर्वाधिक जो स्थान जाना जाता है वो कौन सा है? बड़ोपल है, हनुमानगढ़ का। ये सेम की समस्या के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अधिक से अधिक अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी बताइए तथा चैनल को शेयर व लाइक करें। और पीडीएफ की टेंशन मत लो, आप जैसे ही क्लास पूरी होगी आपको यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दी गई है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे। तो घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये बाढ़ की समस्या, अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो ये फोर्ट पाकिस्तान के फोर्ट बास तक जाती है। तो राजस्थान में गंगानगर में तो इसमें रेवेलिना मृदा पाई जाती है इस क्षेत्र में। और जैसे अनूपगढ़ बना था तो अनूपगढ़ अब
वापस जिले हटा दिए गए हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में जो इसका मैदान है उसे क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर है इसका दूसरा उपभाग, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल का सेकंड भाग। तो इस सेकंड भाग कौन सा है, शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन क्या है दोस्तों, तो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है और इस प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बांगर प्रदेश किस भाग का उपनाम है, तो शेखावाटी बेसिन का है। ठीक है, अब देखते हैं शेखावाटी बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो शेखावाटी बेसिन का विस्तार है सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना का पूर्वी हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि शेखावाटी बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है जिसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आरएस में आया था, बांगर, तो बांगर पूछा था कि किसका भाग है, तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। तो ऐसे याद रखना है, आगे आने वाली एग्जामों में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जोहड़। अब जोहड़ को क्या बोलते हैं, नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, नाड़ी, नाड़ी या जोहड़। तो नाड़ी व जोहड़ किसे कहते हैं, कच्चे व पक्के कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ या नाड़ी कहते हैं। जोहड़ एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। ठीक है, अब देखते हैं जोहड़ के जो मध्य का भाग है, यानी जोहड़ के जो मध्य का भाग है, अंत में जल राशि बचती है, उसे क्या कहते हैं, चोभी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना, अब शेखावाटी बेसिन में एक नदी है, कांतली नदी, उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोराबाटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, तोराबाटी कहते हैं। अब कांतली नदी वो कहाँ कहाँ, सिक्कर और झुंझुनू में बहते हैं, झुंझुनू तथा चूरू की सीमा पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये देखते हैं हम कांतली नदी किसका भाग है, शेखावाटी बेसिन का। ठीक है, तो ये शेखावाटी बेसिन का भाग है। तो ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, झुंझुनू चूरू सीमा पर लुप्त हो जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, पूर्णतः पूर्णतः आंतरिक राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर अब बीहड़ क्या कहें, तो शेखावाटी में चारागाह भूमि को या घास भूमि को बीहड़ कहते हैं। सर या सरोवर, शेखावाटी में तालाब है, सरोवर को सर या सरोवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल का तीसरा भाग है नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि देखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक है, ये शेखावाटी व लूनी बेसिन के मध्य है। शेखावाटी ऊपर आ गया, शेखावाटी इनके मध्य है नागौर उच्च भूमि, और नीचे आ गया लूनी बेसिन। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है नागौर उच्च भूमि में, उसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसका विस्तार देखते हैं, तो नागौर, डीडवाना, कुचामन आंशिक रूप से अजमेर, यानी अजमेर का पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी भाग इसमें नागौर उच्च भूमि में शामिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है नागौर उच्च भूमि में, जो कि अब वर्तमान में डीडवाना कुचामन में इसका विस्तार है, यानी सर्वाधिक जिले डीडवाना कुचामन नया जिला जो बना उसमें गई। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब नागौर उच्च भूमि है, तो उसमें क्या है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, जिसे क्या, इसके उपनाम है हॉन्च बेंच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉन्च बेंच या फ्लोरोसिस पट्टी पाई जाती है। ये क्या है, कहाँ है, नागौर व अजमेर के मध्य मिलती है। इस जल को, यहाँ के जो जल है उसको पीने से क्या है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो इस फ्लोरोसिस रोग या सर्वाधिक जो फ्लोराइड का पानी है वो कहाँ है, आस आसरवा गांव, जो कि कहाँ, मकराना में। मकराना में जो आसरवा गांव है वो सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित गांव है। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, आसरवा गांव किसके लिए जाना जाता है, तो आएगा कुबड़पट्टी, बांकापट्टी या फ्लोराइड जल के लिए। अब बात आती है कि इस रोग में क्या होता है, तो ये जल पीने से हड्डियां कमजोर होती है तथा हड्डियों में टेढ़ापन आता है तथा गर्दन के पीछे हड्डी का कुब्बड़ जैसा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बांका पट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जामों में काफी बार पूछ गई है तथा आगे भी पूछा जा सकता है।
लेकिन ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल का चौथा भाग लूनी बेसिन, जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की दक्षिणी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये लूनी व लूनी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, लूनी नदी पाली से निकलती है, अजमेर से, फिर मरुस्थल की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। यह है पाली, बालोतरा, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर में। अब पूछ ले, इसमें विभिन्न प्रकार की ये पाई जाती हैं संरचनाएं। तो बेरी बेरी, तो बेरी बेरी क्या है? मारवाड़ में पक्के कुएं, मारवाड़ में जो पक्के कुएं हैं उनको क्या कहते हैं? बेरी बेरी कहते हैं। ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। फिर देखते हैं, लूनी व अरावली के मध्य उपजाऊ मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। रोही रोही कहाँ पर है? लूनी व अरावली के मध्य का जो उपजाऊ मैदान है उसे रोही का मैदान कहते हैं। अब देख ले, यू लूनी है, लूनी की पूर्वी सीमा, ये है पूर्वी सीमा, कौन निर्धारण करता है? तो क्या है? काला भरा डूंगर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लूनी का इम्पोर्टेंट है ये, कि लूनी नदी का पूर्वी जो सीमा है वो कौन निर्धारित करता है? तो कौन करता है? काला भरा डूंगर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फिर है लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसिन। इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि गोडवाड़ बेसिन किसका उपनाम है? तो लूनी बेसिन। अब देखते हैं, ये आई गया क्रम संख्या कि पहले घग्गर बेसिन, फिर शेखावटी बेसिन, फिर आ गया नागौर उच्चभूमि, फिर लूनी बेसिन। तो अब लूनी बेसिन है, उसमें कुछ पर्वत शिखर है, कुछ अन्य नाम भी आते हैं। तो उनमें देखते हैं, जालोर के कुछ शिखर है जो लूनी बेसिन का भाग है। तो इसमें डोरा पर्वत है, इसराना भाखर है, रोजा भाखर है, जारोल है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं जालोर व सांचौर। तो लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन, जालोर और सांचौर में लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। फिर है बेरा बेरी। हमने पढ़ ही लिया कि मारवाड़ में पक्के कुएं को क्या कहते हैं? बेरा बेरी, जो कि एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ठीक है, 56 की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, नाकोड़ा पर्वत है, हल्देश्वर महादेव है। 56 की पहाड़ियों में क्या है? पीपलूद। तो पीपलूद को क्या कहते हैं? मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है पीपलूद में। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, तथा मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम आगे इनके बारे में विस्तार से। फिर है जालोर के शिखर। तो जालोर के शिखर कौन से हैं? अभी देखें, डोरा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। इनका क्रम संख्या देख लेना। वैसे भी नोट्स जो भी बनाए हुए हैं आपके, कुछ भी नहीं करना है, बस जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है उनको आपको बस विधिवत रूप से लिखना है। उसमें आपको जो भी कुछ मिलेगा वो आरोही अवरोही क्रम जैसे पूछेगा वैसे ही मिलेगा। तो देखते हैं, डोरा पर्वत की 869 मीटर है, इसराना भाकर की 829 मीटर है, रोजा भाकर की 730 मीटर है, झारोल की 588 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं, लूनी नदी प्रदूषण के लिए जानी जाती है। तो लूनी नदी में प्रदूषण किस कारण होता है? तो लूनी नदी में प्रदूषण किस कारण होता है? रंगाई सफाई उद्योग के कारण होता है। अब लूनी की सहायक नदी है बांडी नदी। दोस्तों कौन सी नदी है? बांडी नदी। तो बांडी नदी में प्रदूषण है, तो बांडी नदी में प्रदूषण किसके कारण होता है? तो वो होता है उमेद सिंह मील के कारण। ठीक है दोस्तों, तो बांडी नदी पूछ रहे कि बांडी नदी में किसके कारण होता है? तो उमेद सिंह मील के कारण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मरुस्थल के बारे में कुछ अन्य फैक्ट, अन्य फैक्ट या बातें, विशेष तथ्य हैं। इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों। नेहड़, नेहड़ क्या है? तो नेहड़ है लूनी बेसिन में जालोर में स्थित है। जालोर में पाए जाते हैं नेहड़। इसमें लवणीय, सर्वाधिक लवणीय पादप। पूछ ले कि सर्वाधिक लवणीय पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ कहाँ बताओगे? नेहड़, जो कि कहाँ? जालोर में लूनी का बेसिन में लवणीय पादप पाए जाते हैं। और वैसे पूछ ले, स्थान पूछ ले तो कहाँ? बालोतरा में, बालोतरा में सर्वाधिक लवणीय पादप पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब है खड़ीन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि खड़ीन क्या है। तो खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में निर्मित किए जाते हैं। ये 5 से 6 किलोमीटर लंबे होते हैं। ये ढाल के सहारे बनाए जाते हैं। जैसे पर्वत है, तो यहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न करके इसमें जल एकत्रीकरण किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? खड़ीन बोलते हैं।
ठीक है, तो खड़ीन कहाँ, ढाल के सहारे वाले भागों में बनाए जाते हैं, और सर्वाधिक खड़ीन देखे जाते हैं जैसलमेर में। अब ये एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। यह एक प्रकार का बांध भी कह सकते हैं कि कोई अवरोध उत्पन्न करके वहां जल एकत्रीकरण किया जाता है। इसका उपयोग वो सामूहिक चारागाह या कृषि भूमि के लिए किया जाता है, तथा यह उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? बंजर भूमि है, जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए यह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब है, ऐसे ही आता है इनसेल वर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ये क्या है? द्वीपीय पर्वत कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय भागों में हमने मरुस्थल स्टार्ट किया, वहां भी अपरदन से स्थलाकृतियां बनी थी, बालू का स्तूप युग। तो वहां हमने वहां भी देखा था कि इनसेल वर्ग क्या है। तो मरुस्थल में पवन अपरदन से बची हुई अपशिष्ट चट्टान है कि पवन आएगी, पवन मिट्टी को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देगी, और जो चट्टान बचेगी उसे क्या कहते हैं? इनसेल वर्ग कहते हैं। जैसे नावा की पहाड़ियां हैं, वो एक इनसेल वर्ग का उदाहरण है। आबू पर्वत, या इसे बेथुलित पर्वत भी कहते हैं, ये भी क्या है? इनसेल वर्ग का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर है महान मरुस्थल। ये काफी पूछा जाता है काफी बार कि महान मरुस्थल में कौन से जिले है, कौन से जिले नहीं है। तो महान मरुस्थल कहाँ से आएगा, ये देखते हैं। ये ऊपर आ गया, ये राजस्थान इधर से आ गया, तो बाड़मेर आ गया, जैसलमेर आ गया, अब नया जिला फलोदी आ गया, बीकानेर आ गया, और गंगानगर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछ ले, इसमें बताया गया अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे गुजरात से पंजाब तक, तो गुजरात से जो पंजाब तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे है, उसे क्या बोलते हैं? महान मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, तो महान मरुस्थल का पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है लघु मरुस्थल। अब ये पूछ ले महान मरुस्थल तो देख ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सहारे वाला है। अब पूछ ले लघु मरुस्थल किसे कहते हैं? तो ये चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में फैला मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में फैला हुआ मरुस्थल है। ये बीकानेर व गंगानगर तक फैला है। कहाँ? बीकानेर व गंगानगर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर है पलाया झील। अब पलाया झील क्या है? जैसे मरुस्थल में हमने मरुस्थल में भी पढ़ा था कि दो बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूप के बीच में निम्न क्षेत्र है, और वहां वर्षा होने से जल एकत्रित हो गया, तो अस्थायी झील है ये, अस्थायी झील है मरुस्थल। तो मरुस्थल में मिलने वाली अस्थायी खारे पानी की झील, खारे पानी की तो हो ही जाएगी, क्योंकि मरुस्थल में लवणता है, लवणता के कारण यहाँ जो भी वर्षा होगी वो जल खारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये पहले की एग्जामों में काफी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रन टाड़ डाड क्या कहलाते हैं? तो बालू का स्तूपों के मध्य का भाग, जहां जल एकत्रित होने से, ये बालू का स्तूप थे, यहाँ जल एकत्रित हो गया, तापमान के कारण जल का वाष्पीकरण हो गया, तो जो अंतिम रूप से दलदली भूमि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रन टाड़ कहते हैं। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख रन। तो राजस्थान के प्रमुख रन है चूरू, चूरू में है ताल छापर है, पड़ियारा है, फलोदी में बाग फलोदी है, जैसलमेर में भाकरी, पोखरण, ब्रह्मसर और कन्नौड़। ठीक है, फिर देखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में एक है करनी माता से थोड़ा आगे थोब में। फिर राजस्थान में सर्वाधिक जो रन या टाड़ पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक तो पाए जाते हैं जैसलमेर में, दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पेडिमेंट। तो पेडिमेंट क्या है? मरुस्थलीय भागों में अल्पकालीन वर्षा होने से पर्वतों के पदीय भाग में जो अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है, कि ये देखो, अगर वर्षा होगी तो जल आएगा, अगर अधिक वर्षा होगी तो ये कंकर पत्थर आगे तक आ जाएंगे, अगर कम वर्षा हुई है तो जल के साथ ये लुढ़कते हुए नीचे आ जाएंगे, और जल का वेग कम होगा तो ये पर्वत के पदीय भागों में ही निर्मित हो जाती है, इनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये है जो पर्वतों से अगर पानी, वर्षा होने के बाद में पानी आता है तो उसकी स्थलाकृति। तो सबसे पहले तो क्या है? पेडिमेंट मिलते हैं, जो पर्वत के पदीय भाग में मिलते हैं। फिर पेडिमेंट के बाद में छोटे कंकर पत्थर जो हो गए, उन्हें क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। अब जो पर्वतों के बीच में निम्न या जो सर्वाधिक नीचे भाग है, उसे क्या कहते हैं? बोलसन। इसका सर्वाधिक अच्छा उदाहरण है सांभर झील। हमारी सांभर झील है, वो बोलसन का सबसे बड़ा उदाहरण है, बोलसन का। तो पूछ ले कि बोलसन का सर्वाधिक अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो हमारी सांभर झील। ठीक है दोस्तों,
देखते हैं आगे। अब है बजादा। तो बजादा क्या है? पेडिमेंट से प्राप्त मलबे के जमाव से निर्मित स्थलाकृति, यानी मोटे कंकर पत्थर तो पर्वतपदीय भागों में निर्मित होंगे। फिर इससे जैसे ही जल आगे बहेगा तो जो मलबा आएगा उसको और छोड़ती जाएगा जल, तो उसे क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर है बोलसन। तो यह है मरुस्थलीय भागों में पर्वतों से घिरा हुआ निम्न बेसिन है। ये इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, और ये पर्वत है, इसके बीच में निम्न बेसिन है। तो यहाँ से जल आकर यहाँ एकत्रित हो जाएगा, इस पर्वत से आकर यहाँ एकत्रित हो जाएगा, इस पर्वत का यहाँ जल एकत्रित हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? बोलसन कहते हैं। और सर्वाधिक अच्छा उदाहरण क्या है? सांभर झील। सांभर झील सबसे बड़ा बोलसन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज हम देखेंगे। तो लाठी सीरीज का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। बताया जाता है कि यह सरस्वती नदी के भूगर्भित जलीय अवशेष है। इसकी लंबाई है वो है 60 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ से है? पोखरण से मोहनगढ़, जैसलमेर में है दोनों स्थान। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली वो घास है, वो कौन सी है? सेवन घास। अब इस सेवन घास को गोडाउन है वो बड़ी चाव से खाते हैं। गोडाउन की पसंदीदा घास है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिडेरोकुस लसियरुस। सिडेरिकुस लसियरुस। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? गोडाउन की शरण स्थली भी बोलते हैं। अब राजस्थान में पूछ लिए, इंपॉर्टेंट है, अभी तक 2-3 एग्जामों में आया है, लेकिन आगे यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि लाठी सीरीज का तो सभी को पता चल गया है। तो अब है कि राजस्थान की दूसरी जल प्रपट्टी, तो वो कहाँ है? बायतू बाड़मेर से है, और सांचौर, सांचौर के मध्य। सांचौर अब पहले नया जिला बना दिया गया था, और अब बनाया है जालोर में, वापस सम्मिलित कर लिया गया है। तो बायतू बाड़मेर से सांचौर, जालोर के मध्य। ठीक है, फिर देखते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या है ये मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। ठीक है, इसका निर्माण है जुरेसिक काल में। ये अवशेष हैं, किसके हैं? लकड़ी के। भारत में व राजस्थान में लकड़ी के सबसे प्राचीन अवशेष खोजले तो कहाँ से मिले? तो बताना है आकलवुड फॉसिल पार्क, जो कि कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। फिर है बाप बोल्डर कले। बाप बोल्डर कले क्या है? तो बाप बोल्डर ये क्या है? हिमनद या हिमानी द्वारा निर्मित कंकर पत्थर या बारीक अवसाद को बोल्डर कले कहा जाता है। कि प्राचीन समय में यहाँ हिमनद थे, तो उनके द्वारा अगर उनका हिमस्खलन कुछ हुआ, उस वजह से उनके द्वारा जो कंकर पत्थर अवसाद लाए गए, उनके जो जमाव है उसको क्या कहते हैं? बोल्डर कले कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोलास में मोरेल चट्टान के अवशेष हैं। कोलास में मोरेल चट्टान के अवशेष पूछ ली कि बा बोल्डर किसके अवशेष है? अवशेष हैं, तो किसके हैं? गोलास में मोरेल चट्टान की। ठीक है, इसका निर्माण है वो प्रमुख कार्बोनिक फेरिस में है, और ये कहाँ पर है? फलोदी में। बाप बाप झील भी है, तो बाप झील भी कहाँ है? फलोदी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब है नखलिस्तान। पूछ रहे नखलिस्तान क्या है? तो मरुस्थल में जल भराव की, मरुस्थल में वर्षा होगी तो जहां पर जल एकत्रित होगा, अब जल एकत्रित होगा तो उसके आसपास में वनस्पतियां विकसित होगी। अब वनस्पतियां विकसित होने के कारण वहां हरा भरा दिखाई देगा, तो उसे क्या कहते हैं? नखलिस्तान व मरु उद्यान। वो एक उद्यान सा दिखने लग जाता है कि वहां कुछ स्पेशल है। अगर पूरा मरुस्थल में मरुस्थल दिखाई देगा और मरुस्थल में एक स्थान पर हरी भरी दिखाई देगा, तो उसे उद्यान बोलेंगे ही। तो इस प्रकार क्या है? मरुस्थल में जल भराव से वनस्पति विकसित हो जाती है या हरी भूमि दिखने लग जाती है, उसे क्या है? नखलिस्तान व मरु उद्यान कहते हैं। जैसे कि कोलाई झील, तो कोलाई झील है, उसके आसपास बहुत सारी वनस्पतियां विकसित हो रही है। गजनेर झील है, गढ़सीसर झील है जैसलमेर में, तो इनको क्या बोलेंगे? ये नखलिस्तान का उदाहरण देखने को यहाँ मिल सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फिर है धोर या धरियन। अब धोर या धरियन किससे कहते हैं? तो यह है लहरदार बालू का स्तूप। हमने बालू का स्तूप में पढ़ा था धरियन या धोर। तो ये है लहरदार बालू का स्तूप। ये हमारे आसपास में भी देखे जा सकते हैं, हमारे घरों के पास में। जैसे अगर
तेज हवा चलती है तो हवा रुकने के बाद में देखा जाता है कि ऐसे दिखाई देते हैं हमें। बस हमारे पास ये है कि ये छोटे हैं और मरुस्थल में क्या काफी बड़ी मात्रा में होते हैं। ये सर्वाधिक स्थानांतरित व गतिशील बलों का स्तूप है तथा इन्हें सर्वाधिक जैसलमेर में देखे जाते हैं। जैसलमेर में क्यों देखे जाते हैं? जैसलमेर में इसलिए देखे जाते हैं कि वनस्पति का अभाव है और मिट्टी है वो मरुस्थलीय मिट्टी है जिससे मृदा आसानी से मिट्टी का स्थानांतरण कर दे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। अब ये इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है कि मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं तथा किस समय ये मरुस्थल का मार्च सर्वाधिक होता है। तो ये मरुस्थल का स्थानांतरण या गतिशील होना, इसे ही क्या बोलते हैं? मरुस्थल का मार्च कहते हैं। मरुस्थल के मार्च की दिशा पूछ ले तो दिशा तो सामान्य से पता ही है कि मरुस्थल किधर से, मरुस्थल अरावली के पश्चिम की ओर है। और उत्तरी गोलार्ध में जो पोलों की दिशा होती है वो किधर होती है? वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इनका भी स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही होगा। जैसे कि राजस्थान की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर इसका विस्तार लगातार मरुस्थल का देखा जा रहा है। ठीक है, तो मरुस्थल के सर्वाधिक स्थानांतरण में योगदान किसका है? बरखान। बरखान स्तूप, बरखान बालू का स्तूप हमने पढ़े ही थे। अब सर्वाधिक ये देखे जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, मार्च से जुलाई के मध्य। क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि उस समय शुष्क परिस्थितियां बन जाती है जिससे कि तेज आंधी या तूफान आने से मरुस्थल गतिशील रहता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। फिर है गासी या कार्व। अब हमने पढ़ा था कि जो बोल्सन है, अब बोल्सन में तो ये हो ही गई। निम्न बेसिन तो इससे बोल दिया हमने, सांबर झील बोल्सन बोला था। अब पर्वतपदीय भागों में मोटे कंकर पत्थर, फिर निम्न भूमियां। तो ये जो स्थान बचेगा उस स्थान से क्या है? लोगों का आवागमन होगा, आवागमन। तो उसे क्या बोलते हैं? गासी या कारवा। गासी यानी कारवा, कारवा गुजरते थे यहाँ से राजा महाराज। ठीक है दोस्तों, दो बालों का स्तूप यानी बालों का स्तूप, बालों का स्तूपों के मध्य का जो भाग है वहां से आने जाने के लिए जो रास्ता था उसे ही गासी व कारवा कहते हैं।